दोस्तों नमस्कार। अगर राजनीति और सत्ता चलाने की व्यवस्था दोनों एक साथ मिल जाए तो फिर हर कोई जानता है कि पूरा सिस्टम ही सत्ता के लिए काम करता है। और बीते 10 बरसों में कुछ भी छुपा नहीं है, यह सब कुछ आंखों के सामने है। इस देश में तमाम मंत्रालयों के भीतर जो कुछ होता रहा, क्या कभी आपने सुना कि सीएजी ने कोई रिपोर्ट दी है या सीएजी ने कोई ऑडिट करके यह बताया है कि कितनी गड़बड़ियां हो रही है? छिटपुट जानकारी जरूर निकल कर आई, लेकिन वह सब कुछ ठंडे बस्ते में चली गई, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा था जिसमें कोई स्कैम हो, कोई गड़बड़ी हो, वो दरअसल सरकार की नीतियों का हिस्सा हो जाए और उन्हीं नीतियों के आसरे इस देश का भला हो सकता है। यही मैसेज मीडिया ने अपने तौर पर दिया है। लेकिन चुनाव के ऐन बाद क्यों राहुल गांधी को सामने आकर कहना पड़ा कि इस देश में मीडिया का एग्जिट पोल भी इस देश के शेयर बाजार को प्रभावित कर सकता है? और इस शेयर बाजार को लेकर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री राजनीतिक तौर पर अपने कॉरपोरेट मित्रों को लाखों करोड़ का लाभालाभ दे सकते हैं। ऐसी परिस्थिति आज क्यों आ गई जब यह सवाल उठने लगे कि नीट स्कैम है या नहीं है? यानी इस देश में डॉक्टर बनने वाले छात्रों को लेकर जो सवाल उठने चाहिए, वो सवाल अभी भी उसी राजनीति में दफन है जहां पर एक सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन उसके भीतर का सच क्या है? और अगर वो सच जो आज आपके सामने आएगा वो अगर इतना खतरनाक है, तो उसके बाद आप सोचने लगेंगे ये कैसे संभव है कि इस देश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस देश के युवाओं को लेकर, इस देश को आगे ले जाने को लेकर, जब पूरे तरीके से सिस्टम के भीतर करप्शन शामिल होकर एक मुनाफा कमाने की परिस्थिति में आकर खड़ा हो चला है, तो फिर आपके हाथ में बचेगा क्या? और विकसित भारत होगा कैसे? हो सकता है आज यह सवाल आपके सामने रेंगने लगे। तो एक एक करके इन पन्नों को खोलने की जरूरत आज इसलिए भी है क्योंकि अब जब संसद में सांसद तमाम शपथ ले चुके होंगे, वहां पर जो सवाल उठ रहे होंगे, इस दौर में इस देश के जो विसिल ब्लोअर हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस देश के भीतर अलग अलग मुद्दों को लेकर जो अदालतों का दरवाजा खटखटाते रहे हैं, बीते 10 बरस से ध्यान दीजिए सब कुछ शांत था। लेकिन एक झटके में अब ये सवाल उठने लगे हैं, क्यों नहीं उन पुरानी फाइलों को खोला जाए, बताया जाए इस देश में डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता था। यह बताना चाहिए कि इस देश के भीतर में कॉरपोरेट मित्रों को जो सब कुछ दे दिया गया, जिसको राजनीतिक तौर पर इंडिया गठबंधन ने मुद्दे के तौर पर उठाया जरूर, लेकिन वह उस शक्ल में आ नहीं पाया जहां पर लोगों को पता चले कि इस देश के एयरपोर्ट वाकई कैसे किसके हवाले किए गए, तमाम बंदरगाह कैसे किसके हवाले किए गए, और रेलवे के भीतर भी कैसे निजीकरण ने दस्तक दे दी है। इस देश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो कम्युनिकेशन से जुड़ा हो, चाहे रिटेल सेक्टर से जुड़ा हो, चाहे कोल माइन से जुड़ा हो, चाहे पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा हो, सब जगहों पर अगर एक सामान्य परिस्थिति नहीं है और इस देश को विकसित करने के लिए योजनाओं को लाभालाभ की परिस्थिति में लाकर बार बार यही कहा गया कि दरअसल ऐसे ही सरकार चलनी चाहिए, तो कोई क्या कहेगा? हमें लगता है कि आज शुरुआत तो आज ही की बात से करनी चाहिए, जब सवाल नीट का है। नीट की परीक्षा और उसमें पास होने वाले छात्र, क्या आपको वाकई जानकारी है कि इस देश के भीतर में जो नीट की परीक्षा देकर क्लियर भी करते हैं वह भी डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इस देश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया ही नहीं गया। कुल मिलाकर इस देश में 1.25 लाख सीटें हैं जहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई होती है। इस 1.25 लाख सीटों में 55,000 सीट सरकारी कॉलेजों में है, जहां पर आपको फीस देना पड़ता है 5,000 से लेकर 50,000 के बीच में, जो ईयरली फीस है। लेकिन अगर उसके बाद आपका नंबर आता है तो आपको फीस देनी पड़ती है 60 लाख से लेकर 1.25 करोड़ तक। यानी इतना अंतर उसी नीट को पास करने वाले छात्रों के बीच में। आपके भीतर एक सवाल आया या नहीं आया कि अगर ऐसी स्थिति है तो अगर नीट का पर्चा मिल जाए, वो चाहे 10 लाख में मिले, 20 लाख में मिले, 30 लाख में मिले, 40 लाख में मिले, लेकिन एक बात तो तय हो जाएगी कि सरकारी कॉलेज
उस नीट की परीक्षा को देने के बाद जब आपके पास क्वेश्चन या आंसर पेपर होगा तो उसके बाद आप सरकारी कॉलेज में जाएंगे जहां पर आपको लगभग 50,000 से ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरफ 50,000 की रकम है और दूसरी तरफ 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की रकम है। उस बीच में इस देश में डॉक्टर बनने की परिस्थिति चल रही है और जितने बच्चे पास होते हैं हर बरस, उन बच्चों को भी जो क्वालिफाई कर जाते हैं उन बच्चों के लिए भी इस देश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया कि वो सभी बच्चे डॉक्टर बनने की दिशा में चले जाएं। हमारी टीम ने जब तमाम परिस्थितियों पर काम करना शुरू किया तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर कई सवालों को जब परखा तो वो पूरा मामला इस देश की उस इकोनॉमी से जाकर जुड़ गया जिस इकोनॉमी के आसरे मुनाफे की पॉलिटिक्स और फायदेमंद राजनीति और उसके जरिए एक बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, यह सब कुछ आपकी आंखों के सामने एक झटके में आकर आज खड़ा हो सकता है। और यह सवाल इस देश के हर उस प्रोजेक्ट से भी जुड़ जाएगा जहां पे निजीकरण की सोच लाई गई, जहां पर मोनेटाइजेशन की सोच लाई गई, जहां पर इस देश में डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए कौड़ियों के मोल इस देश के पब्लिक सेक्टर को कॉरपोरेट के हवाले किया गया। ये सारे सवाल हो सकता है आप जुड़ जाएं। अब इसको परखने से पहले हमें लगता है कि आज इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से गुस्से में पत्रकार और छात्र कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं। पहले उसका एक छोटा सा हिस्सा सुनिए, तब इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में सवाल उठेंगे। कौन कौन सी फाइल, कैसी कैसी फाइल जो सिस्टम का हिस्सा बन गई थी, अगर खुलेगी तो क्या होगा, और कौन कौन सी जांच होगी, कैसी जांच होगी। क्योंकि अब सवाल तो उस सरकार का है जो एक व्यक्ति के हाथ में जिसकी लगाम नहीं है बल्कि 3 व्यक्तियों के हाथ में उसकी लगाम है, और तीनों की 3 धाराएं होंगी तो इस देश के भीतर में क्या वही डेमोक्रेसी होगी। लेकिन उससे पहले मंत्री महोदय को सुन लीजिए। पेपर लीक का मामला आया है सर, कोई पेपर लीक बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है, पेपर लीक दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा निश्चित। कोर्ट में हुआ है, अर्जी डाली गई है, अर्जी किसी ने अर्जी डाला है कोई प्रमाण है? देखो सवाल आ रहे हैं एक तो एनटीए का उत्तर कोई क्वेश्चन लीक की कोई भी प्रमाण नहीं है। कुछ जो 1550 बच्चों के लिए जो एक मॉडल अपनाया गया था वो भी कोर्ट रिकमेंडेड एक मॉडल था, लेकिन उसमें से कुछ अनामोली चाहिए। उसके ऊपर भी एक एकेडमिक कमेटी बैठ गई है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। वो सारा दलील अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं कोर्ट के सामने, कोर्ट की फैसला को आने दीजिए। कोर्ट ने कह दिया है कि उनका रीटेस्ट होगा, जो 1500 केसेस हैं इनका रीटेस्ट होगा। जो कोर्ट कहेगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जजर में से जो 2 सेट ऑफ क्वेश्चन आए थे उसकी क्या कहना है? उसको गंभीरता से देखिए, 2 सेट देखो, आप पूरा जानकारी लेके आओ। आप बताइए सर, आप ही बताइए। लेकिन आप इस देश की असल हकीकत को अब समझने की कोशिश कीजिए। मंत्री जी ने तो कह दिया नहीं नहीं लीक नहीं हुआ है, कोई जानकारी नहीं है, जबकि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है कि यह लीक हुआ है या नहीं हुआ है, और इसके पीछे कौन सा खेल चल रहा है वो 8 तारीख को सुनवाई होगी। लेकिन मंत्री जी को अभी ऐसा लग रहा है, तो मंत्री जी की बात पर हम लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस नीट की परीक्षा का सच क्या है? 23,33,000 बच्चों ने परीक्षा दी, 13,66,000 बच्चों ने क्लियर किया। 91,927 यानी 91,927 सीट इस बार प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों के बीच है। सवाल है बाकी इस देश के तकरीबन 12.5 लाख बच्चों का क्या होगा? कोई जानकारी नहीं है आपके पास। और जब उन बच्चों के बारे में आप क्या निर्णय लेंगे, अगर उसके बाद आप सोच रहे हैं कुछ आयुष में चले जाएंगे, कुछ आयुर्वेद में चले जाएंगे, कुछ डेंटल में चले जाएंगे, अगर इनको भी सबको जोड़ दीजिएगा तो भी सवाल होगा कि इस देश के जो क्लियर करने वाले बच्चे नीट की परीक्षा को है उसमें 11 लाख बच्चों के लिए आपके पास कोई स्पेस नहीं है, कॉलेज ही नहीं है। यानी सिस्टम ही ऐसा काम कर रहा है जिसमें आपके सामने कोई उपाय ना बचे। आप यह भी कह सकते हैं नहीं नहीं सरकार ने बहुत काम किया है, तो हमारी टीम ने उस पर भी काम किया कि आखिर सरकार ने काम इस दौर में क्या किया है। और वो जानकारी निकल कर आई कि जब ये सरकार सत्ता में आई थी
उस वक्त इस देश के भीतर में जो मेडिकल कॉलेज थे या जो हॉस्पिटल्स थे और जो जितनी सीटें थी, उसमें जो इजाफा हुआ बीते 10 बरस के भीतर, वह इजाफा लगभग 8% से 12% के बीच का है। और छात्र जो लगातार निकलते जा रहे थे, लेकिन वह डॉक्टर नहीं बन सकते थे, और उनके सामने मुसीबत यह थी कि इस देश में प्राइवेट हॉस्पिटल्स लगातार बढ़ते चले गए, और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना भी महंगा है और वहां से डॉक्टर की पढ़ाई करना भी बहुत महंगा है। अगर आप इलाज पर ही आकर टिक जाएं तो 2015 में इस देश के भीतर में तकरीबन जो 20,000 सरकारी अस्पताल हुआ करते थे, गांव के, खेड़े के, जिला के, किसी भी स्तर के अस्पताल को जोड़ लीजिए, 20,306 अस्पताल शहर में, गांव में तमाम मिलाकर थे। 2015 से जब आप 2024 में आते हैं तो ये 20,000 से बढ़कर 27,000 तक होता है, यानी 7,000 अस्पताल इस देश में गांव स्तर से लेकर महानगर स्तर तक खुले हैं। और इसके बाद का सवाल यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो इस देश के भीतर 2015 में तकरीबन 27,000 थे, वह आज की तारीख में उसमें 30,000 अस्पतालों में इजाफा हो गया, वो 57,000 हो गए, जहां पर महंगी दवाई, महंगा इलाज, महंगी पढ़ाई, सब कुछ महंगा है। यानी अब इस सिस्टम को अगर आप समझ गए तो समझिए कि दरअसल पॉलिसी इस रूप में बनाई जाती है जो पैसे वालों के लिए अनुकूल हो और पैसे से ही रास्ता निकले। अब सवाल यह है कि नीट की परीक्षा के भीतर जो परीक्षा लेने वाले हैं, जब उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमने जो ग्रेस दिया हमें लगता है गलत दिया है, तो उसके बाद सोचिए जो अदालत का दरवाजा खटखटा रहे थे छात्र और जिन्होंने नहीं खटखटाया अदालत का दरवाजा, उन दोनों के भीतर भी भेदभाव हो गया। यहां तक कि जो फिजिक्स वाला, उसके जो सीईओ हैं अलक पांडे, वह भी एक याचिका के तौर पर पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, और जब आज का फैसला आया तो उन्होंने 3 मुद्दे खड़े किए। इन 3 मुद्दों को पहले सुन लीजिए। 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ये ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है ग्रेस दे के क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीजें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्पेरेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इश्यू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है तो वी हैव ऑल द पार्ट्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। अब आपकी आंखों के सामने थोड़ा सा पर्दा और साफ हो गया होगा, और अब असल खेल पे आइए इस देश के भीतर में कैसे सिस्टम काम करता है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय मीडिया के पास जो विज्ञापन का पैसा जाता था प्राइवेट मार्केट से, वह तकरीबन न्यूज चैनलों के लिए, तमाम न्यूज चैनलों के लिए लगभग 5,000 करोड़ का था। सरकार आई तो उसने तय किया कि खूब विज्ञापन दिया जाएगा, और वो विज्ञापन इतनी बड़ी तादाद में था कि वो धीरे धीरे 5,000 करोड़ को भी साल दर साल क्रॉस करते करते आगे बढ़ गया। यानी न्यूज चैनलों को अब प्राइवेट मार्केट से विज्ञापन की जरूरत नहीं थी, वो सरकार के जरिए मिलने वाले पैसे से ही अपने संस्थानों को चलाने लगा और उसका काम आसान हो गया। अब ना तो कोई रिपोर्टिंग करनी है, ना किसी इशू को सामने लाना है, सिर्फ सरकार के हक में बोलना है। यानी सरकार ने इस देश के टैक्स पेयर के पैसे को विज्ञापन की शक्ल में मीडिया को जो देना शुरू किया, अगर उस रकम को 2014 से जोड़ते चले जाइएगा, प्रिंट और विजुअल दोनों मीडिया को, वो बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति आएगी जो सामान्य तौर पर इस देश में जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनके साथ जो विज्ञापन जुड़ा होता है, उस विज्ञापन से कहीं ज्यादा विज्ञापन का पैसा सरकार ही मीडिया में बांटने लगी। और 2014-15 से लेकर
19-20 तक आते आते ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी लगभग 7,500 करोड़ तक पहुंच गया। ये हम ईयरली की स्थिति बतला रहे हैं आपको। और उसके बाद कोविड काल, और लेकिन उसके बाद दोबारा से परिस्थिति बनी, 2 साल और पैसा लुटाया गया, यानी मीडिया भी अपने हक में हो गया पैसे के जरिए। अब यहां पर तीसरा सवाल उस सिस्टम का आया जिस सिस्टम के भीतर आज से नहीं बल्कि बीते 10 बरस में, चाहे आप मोनेटाइजेशन का जिक्र कर लीजिए, जो अलग अलग इस देश की इंडस्ट्री सेक्टर थी या जो इस देश का मंत्रालय काम करता है, वहां पर कौन सी चीज किसे बेची जा सकती है, यह कीमत लगाई जाने लगी। और यह कीमत जो थी, इस दौर में जो मोनेटाइजेशन हो रहा था, वो 10 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया। ठीक उसी तरीके से जो प्राइवेटाइजेशन के लिए अलग अलग मंत्रालयों को कहा गया कि आप अपने मंत्रालय से क्या क्या बेचना चाहते हैं, तो उसमें 2022 से लेकर 2025 तक का टारगेट 6 लाख करोड़ का रखा गया। इसी दौर में इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 लाख करोड़ की एक रकम बताई गई। वो पैसा कहां से आएगा, वो पैसा कहां जा रहा है, उस पैसे के जरिए इस देश में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन का हो या हेल्थ का हो, वो पूरा चौपट होता चला गया। यहां पर हमको लगता है एक जानकारी आप तुरंत और ले लीजिए, क्योंकि इस देश के भीतर में जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है, उसमें ग्रामीण भारत के भीतर हर हॉस्पिटल पर प्रति व्यक्ति जो सरकार एक महीने में खर्च करती है, वह 90 रुपए से भी कम है, 89 रुपए है। और जो अस्पताल में जब आप भर्ती होते हैं या इलाज कराने जाते हैं, तो प्रति व्यक्ति सरकार एक महीने में 180 रुपए खर्च करती है। अब 30 दिन का महीना है, और उस लिहाज से अगर आप समझ रहे हैं तो 6 रुपए प्रतिदिन की आय ये खर्च सरकार करती है। और शहरों में 123 रुपए प्रति व्यक्ति हॉस्पिटल पर सरकार खर्च कर रही है। 258 रुपए हेल्थ नीड्स जो उसके बाद पड़ती है उस पर खर्च पड़ रही है। तो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश का लड़खड़ाने लगा। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अगर सिस्टम और उसके करप्शन और स्कैम से जोड़ दिया जाए, तो उसके बाद वो फिर सामने आती है कि इस देश में पैसा जो आ रहा था वो कहां से आ रहा था, और जो पैसा इस देश में पब्लिक सेक्टर का जा रहा था वो कहां जा रहा था। अब सवाल यह है कि वाकई पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष की ताकत और इस देश के भीतर जो एक डेमोक्रेसी के पिलर के तौर पर सवालों को उठाने वाला तबका है, क्या वो शांत रहेगा या तो उठाएगा? और अगर उठाएगा तो इसमें तो सबसे पहले आपके जहन में IL&FS स्कैम जो हुआ था 95,000 करोड़ का, बात तो वहीं से शुरू होगी। और उस बात के साथ अगर आप एक एक स्थिति को देखते चले जाइएगा और तत्काल में आइएगा, तो आपके जहन में आएगा अडानी। अरे कोल ब्लॉक्स कैसे दिए गए, हिडेनबर्ग की रिपोर्ट ने क्या सवाल उठाए थे, एयरपोर्ट का पूरा खेल क्या था, इस देश के भीतर में लैंड की शुरुआत जो मुंद्रा पोर्ट से हुई थी उसको लेकर क्या कहा जाए, जो पूरा रिटेल सेक्टर उनके हवाले कर दिया गया वो क्या था। और 2016 से ही स्पेक्ट्रम को लेकर जो राजस्व का घाटा हो रहा था उसकी स्थिति तो बहुत साफ है। 2016 में तकरीबन 45,000 करोड़ का घाटा राजस्व का हुआ था जो सरकार ने स्पेक्ट्रम बेचा। 2017 में ये 23,821 करोड़ का घाटा था। 2018 में एक ही कंपनी को माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम दे दिया गया, 560 करोड़ का चूना यहां लग गया। और होते होते 5G पर आइएगा तो आपके जहन में एक रकम रेंगने लगेगी कि अच्छा 2G स्कैम भी तो इस देश में हुआ था। तो 2G स्कैम की तुलना में 5G को लेकर जो पूरा सिस्टम काम कर रहा था उसने बताया ही नहीं कि आखिर 2G स्कैम कैसे था और 5G स्कैम क्यों नहीं है, जब दोनों की रकम में 5G स्कैम के दौर में ज्यादा चूना लगा है। अब जब आप इसको खोलना शुरू करेंगे तो उसमें झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो कोल ब्लॉक्स थे उसको लेकर सवाल उठेगा। आपके जहन में फिर कोल का घोटाला याद आएगा जो कांग्रेस के दौर का था। उस दौर में कोयला घोटाला और इस दौर में सिस्टम के साथ खड़े होकर पॉलिसी बनाकर कोल ब्लॉक्स को अपने लोगों के बीच बांटना, वहां से कोयला निकालना, उस कोयले की एवज में मलेशिया से कोयला मंगा लेना, और ये पूरा का पूरा रैकेट जिस रूप में चलता रहा, क्या वो चीजें सामने आएंगी? और अगर वो स्कैम दर स्कैम परत खुलते चली जाएगी तो इस देश के भीतर में सबसे बड़ा खेल तो लैंड को लेकर हुआ है, जमीन को लेकर हुआ है। जमीन जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे गोवा हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात हो, तमाम जगहों की बातें निकल कर आएंगी। इस देश में कर्ज लेकर भागने वाले लोग, उसमें तो बार बार जिक्र सिर्फ विजय माल्या का होता है। नीरव मोदी कैसे निकल गए, वो क्यों नहीं ला पाए?
मेहुल चौकसी कैसे चले गए, वो क्यों नहीं आए, इस देश के तकरीबन 160 रईस कैसे भाग गए और उनको वापस ला पाने की स्थिति में कोई क्यों नहीं आया। दरअसल सिस्टम ही ऐसा काम कर रहा है जहां पर सीएजी रिपोर्ट देगी नहीं, यानी वो ऑडिट करके बताएगी नहीं, ईडी इकोनॉमिक ऑफेंस देखेगा नहीं, सीबीआई क्रिमिनल केस को भी ट्रीट नहीं करेगी, आईटी अपने तौर पर छूना ही नहीं चाहेगी गवर्नमेंट के किसी अधिकारी को या गवर्नमेंट के जरिए जो उसके साथ खड़ा हुआ है। तो पूरा का पूरा सिस्टम जो चलने लगा वह उस पॉलिसी के एस्पेक्ट से चीजों को आगे बढ़ा रहा था जहां पर लगे कि दरअसल ये करप्शन नहीं है, यानी पूरी सोसाइटी करप्ट हो रही है, पूरे सिस्टम के मातहत काम कराने वाले लोगों के सामने मुश्किल हालात हैं, लेकिन वो पॉलिसीगत डिसीजन लिया जा रहा है। अब सवाल ये नजर आ रहा है कि जब एक एक करके परतें खुल रही हैं तो क्या उसमें वाकई कहा जाएगा, इस दौर में पेपर लीक का बड़ा जिक्र होता है, लेकिन याद कीजिए पहला पेपर लीक मोदी सरकार के भीतर 2017 में एसएससी की परीक्षा जो हुई थी, जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल कहते हैं जिसको, उसमें 9 लाख छात्रों के साथ जो कुछ हुआ था वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब बकायदा निर्देश दिया था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के तहत जो आता है डीओपीटी, उस समय याद कीजिए, लेकिन मामला आया गया हो गया और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पेपर लीक और उसके बाद वो नीट तक आकर पहुंच गया। यानी एक पूरा सिस्टम अपने तौर पर काम कर रहा है और उस सिस्टम के मातहत सरकार अपने तौर पर काम कर रही है। और उस दौर को जब हम पेपर लीक को जोड़ रहे हैं तो उसको उस दौर में सुप्रीम कोर्ट ने सत्यम स्कैम से भी जोड़ा था, जो इस देश का पहला बड़ा स्कैम हुआ था। और शायद यही वो परिस्थिति है जिसमें एक एक करके डिपार्टमेंट को भी अगर आप समझे तो जैसे स्किल इंडिया को ले लीजिए, स्किल इंडिया के जरिए टारगेट क्या रखा गया था, 40 करोड़ युवाओं को टारगेट रखा गया। हुआ क्या, 50 लाख बच्चों को ट्रेन करने का सरकार ने ऐलान किया, यानी 40 करोड़ से 50 लाख पर आ गए। उसके बाद पार्लियामेंट में पूछा गया ये तो बताइए इनमें से नौकरियां किनको मिली और वो स्किल्ड हैं तो काम कितने कर रहे हैं, तो सरकार ने आंकड़ा दिया 9,68,000। 40 करोड़ से बात निकलते निकलते 9 लाख। तब यह कि इतना पूरा बजट क्या था आपका। और ये बजट का सवाल जो था ये इस देश के भीतर में, चाहे वो किसानों की फसल बीमा हो, चाहे इस देश की कोई भी योजना, जो भी योजना होती है उस योजना के साथ उसके बजट का जब जिक्र कीजिएगा तो 2 सवाल आपके सामने उभर कर आएंगे। पहला, जो बजट का पैसा था वो पूरा क्यों नहीं दिया गया किसी भी योजना के तहत, जो आप दिखला चुके हैं। दूसरा, उस योजना में प्रचार पर तकरीबन 40% खर्चा हो गया और पैसा उसके पास लगभग 30% पहुंचा, बाकी पैसा कहां चला गया, कोई जवाब नहीं आएगा। यानी मंत्रालय दर मंत्रालय और पॉलिसी दर पॉलिसी इस देश के भीतर की नीतियां अगर उस व्यवस्था का हिस्सा बनी हुई थी जहां पर राजनीतिक दल को लगता है कि राजनीतिक जीत तभी मिल सकती है जब इस लाइन पर चलते हुए इस देश के सामने उन प्रोजेक्ट करेंगे उन बातों को जिससे लगेगा कि सरकार ने सब कुछ निछावर कर दिया है। और यह स्थिति मौजूदा वक्त में अब सवाल इसलिए खड़ा कर रही है क्योंकि हर डिपार्टमेंट की फाइल और हर डिपार्टमेंट द्वारा लिए गए निर्णय वो सामने आएंगे तब जब आप वहां पर नेताओं या मंत्रियों को बदल देंगे। ध्यान दीजिए, सरकार ने किसी ऐसे मंत्री को नहीं बदला जहां पर उस मंत्रालय से जुड़ी हुई योजनाओं के ऊपर जो बजट का खर्चा था वो कोई दूसरा सामने ला सके और पुरानी फाइलों को खोलने की मशक्कत करे। यहां तक कि सरकार या कहें खुद प्रधानमंत्री के जो प्रधान सलाहकार हैं वह भी, उनको भी एक्सटेंड कर दिया गया। जो इस देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल साहब हैं उनको भी एक्सटेंशन दे दिया गया। यानी सब कुछ चला आ रहा है। और इस परिस्थिति में जब आप निकल कर आते हैं तो आपको एक क्षण के लिए यूपीए 2 याद करना होगा, जब घोटालों का जिक्र इसलिए था क्योंकि विपक्ष मजबूत था। तो क्या एनडीए 2, एनडीए 3 जो है ये यूपीए 2 की शक्ल में आ जाएगा, जो अब इस दौर में तमाम बातें धीरे धीरे सामने आएंगी? यह सवाल है या मौजूदा वक्त की हकीकत है? राजनीतिक तौर पर अब यह समझ में आने लगा है कि दरअसल नीट को लेकर सरकार की संवेदनशीलता तभी तक है जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई कड़ा रुख ना अपना ले। और सुप्रीम कोर्ट अगर 8 जुलाई को यह फैसला दे देता है कि दरअसल ये पूरी की पूरी परिस्थिति बतलाती है, एक बिजनेस मॉडल की तरह इस देश में परीक्षा ली जाती है, पेपर लीक किया जाता है और उसके सहारे अपने लोगों को आगे बैठाया जाता है या जिनसे पैसा मिल सकता है उनके साथ एक तालमेल और गठबंधन होता है।
तो इस देश के भीतर में हर जगह हर मुद्दे को लेकर हर फाइल शायद ऐसे ही सवाल खड़ा करेगी। यह सवाल शायद मौजूदा वक्त में इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि बीते 10 बरस के सत्ता के दौर में एक बक्से में ताला लगाकर उसकी चाबी इस देश में पीएमओ के हाथ में रही। अब यह कोई भी सवाल कर सकता है क्या पीएमओ ऐसे में कमजोर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। पीएमओ कैसे कमजोर हो सकता है और प्रधानमंत्री मोदी कैसे कमजोर हो सकते हैं? लेकिन अगला सवाल यह है कि अगर पार्लियामेंट को बीते 10 बरस बहुमत के आसरे अपने अनुकूल हांका गया तो क्या अब की तारीख में यह संभव है? और खास तौर से तब जब राहुल गांधी अगर विपक्ष के नेता के तौर पर आ जाते हैं तो सोचिए, फरवरी 2025 में चुनाव आयुक्त की भर्ती होनी है क्योंकि तब सीएसी रिटायर हो रहे हैं। उसमें प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर मौजूदगी रहनी चाहिए। तो प्रतिपक्ष का नेता बहुत दिनों के बाद कोई सामने आया है। बीते 10 बरस से तो कोई प्रतिपक्ष का नेता था ही नहीं, यानी विपक्ष के नेता के तौर पर कोई नहीं था। सरकार मनचाहे फैसले लेती थी। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति भी होनी है मई 2025 में, यानी विपक्ष की मौजूदगी संसद के भीतर पहली बार 10 बरस में अब नजर आने वाली है। और ऐसे में सवाल यह है कि हर मंत्रालय हो या इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए अधिकारी हो, वो सीएजी हो सकते हैं, वो ईडी के डायरेक्टर हो सकते हैं, वो सीबीआई के डायरेक्टर हो सकते हैं, वो इनकम टैक्स से जुड़े बड़े अधिकारी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, वो सीवीसी भी हो सकते हैं। उन तमाम बातों को लेकर उनका जो अपना काम है, वो काम पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट को रखने का जो होता है, वह इस दौर में लापता हो गया। और स्थिति यह आ गई कि इस देश के भीतर में कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि आखिर यह देश चल कैसे रहा है। तो आखिरी हिस्सा जो बड़ा महत्वपूर्ण है, इस देश के भीतर में 1838 प्रोजेक्ट मोदी सरकार के इस दौर में काम कर रहे हैं। उसमें से 792 प्रोजेक्ट देरी से चल रहे हैं और 448 प्रोजेक्ट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 220 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 2025 तक पूरे होंगे, जिनको पूरा हो जाना चाहिए था। 192 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 2026 में पूरे होंगे, जिनको पूरा हो जाना चाहिए था। 260 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 2027 में पूरे होंगे, जिनको पूरा हो जाना चाहिए था। 121 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 2028-29 में पूरे होंगे। सवाल यह है कि इस दौर में इन लेट होते प्रोजेक्ट आज की तारीख में अगर पैसा दिया जाता रहा तब तो सिर्फ आपको 5.5 लाख करोड़ रुपया ज़्यादा देना होगा जो आपने इससे पहले प्रोजेक्ट में ऐलान किया था। लेकिन आज की तारीख में आपका हाथ तंग है। कॉरपोरेट से यारी वैसी चलेगी नहीं। संसद जागृत होगी, सड़क पर लोग सवाल खड़े करेंगे और अपनी अपनी शक्ल में वो उठते हुए सवाल सरकार से जवाब मांगेंगे। तब आप क्या करेंगे? यानी सिर्फ ये कहने की बात है कि दरअसल हमारे ऊपर कोई दाग नहीं है। ये कहने की बात है कि दरअसल बहुत ईमानदारी के साथ परिस्थिति चल रही है। लेकिन ये सारी चीजें अगर व्यवस्था का ही हिस्सा बन जाए तो वाकई सब कुछ शानदार है। लेकिन उस व्यवस्था के भीतर जैसे ही आप झांकिएगा, आपके सामने इतने मोटे मोटे अक्षरों में आपको स्कैम शब्द दिखाई देगा कि आप घबरा जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।